आज की इस कत्ल की कहानी में कई ऐसे मोड़ आपको मिलेंगे जो पूरी तरह से सस्पेंसफुल होते हैं, जिसमें बच्चे से पुलिस किस तरह से पूछताछ करती है और पुलिस को यह कैसे ख्याल आता है कि पुलिस उस बच्चे से दोबारा पूछताछ करेगी और दोबारा पूछताछ करने पे बच्चे ने ऐसा क्या बताया जिसके बाद कातिल का चेहरा सामने आता है और कातिल के पकड़े जाने के बाद जो कत्ल की वजह होती है वो किस तरह से सस्पेंस क्रिएट करती है। ये सारी चीज़ें इस कहानी में। कहानी की शुरुआत साल 2016 1 सितंबर को होती है। कहानी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की है। यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम बसंतापुर है। इस कहानी की शुरुआत इसी बसंतापुर से होती है। यहाँ पर एक फैमिली है जिस फैमिली में कई सारे लोग एनआरआई हैं जो विदेश में शरण लिए हुए हैं। इस फैमिली में मेन जो मुखिया है जिसका नाम जगजीत सिंह है और इसकी फैमिली में बाकी और 4 लोग हैं। इसकी पत्नी रमनदीप कौर और इसकी एक बुजुर्ग माँ और 2 बच्चे हैं, यानी पति और पत्नी, माँ और 2 बच्चे, टोटल 5 लोगों की फैमिली होती है। ये असल में एनआरआई हैं, ये अक्सर विदेश में हुआ करते हैं, लेकिन ये वक्त वक्त पे भारत अपने गांव घूमने के लिए आया करते थे। जब भी ये भारत आते तो इस शाहजहांपुर के बसंतापुर में गांव जो इनका घर था उसमें तो ये रहते ही थे, साथ ही करीब में उनका फार्म हाउस भी था। ये घर में रहने के साथ साथ अक्सर ज़्यादा वक्त ये अपने फार्म हाउस पे बिताया करते थे। 1 सितंबर 2016 को ये अपने फार्म हाउस में ही थे, यानी इससे एक दिन पहले 31 अगस्त को ये लोग रात में बिरयानी इनके घर में बनती है, इनके फार्म हाउस में। पूरी फैमिली बिरयानी चाव से खाती, बिरयानी काफ़ी पसंद करते हैं ये लोग। और उसके बाद सारे लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर सो जाते हैं। जो जगजीत सिंह है, इस फैमिली का मुखिया, वो बाहर दलान में आकर सो जाता है। जो इसकी माँ होती है वो अलग कमरे में जाकर सो जाती है। बच्चे अपनी माँ रमनदीप कौर के साथ जाकर सो जाते हैं। इस तरह से सारे लोग अपने अपने ठिकाने पर चले जाते हैं। तारीख आ जाती है 1 सितंबर 2016 की। सुबह का सूरज निकलता है। घर वाले जैसे ही सोकर उठते हैं, पहले पत्नी रमनदीप कौर सोकर उठती है और वो अपने पति के ठिकाने पर आती है जहाँ उसका पति सोता है। और जैसे ही वो अपने पति के ठिकाने पर आती है उसकी चीखें निकल जाती हैं। वो दहाड़े मारकर रोने लगती है। जैसे ही उसके रोने की आवाज़ जो जगजीत सिंह है उसकी माँ को सुनाई देती है, वो भागते हुए आती है। वो भी ये सारा मंजर देखकर पागल हो जाती है। असल में जो जगजीत सिंह है उसकी लाश जहाँ पर वो सोया था वहाँ पर पड़ी होती और उसका किसी ने कत्ल कर दिया था। कत्ल का तरीका जो था वो कई चाकुओं से वार किए गए थे उसके शरीर पर और साथ ही एक हथौड़े से उसके चेहरे को कुचला गया था। एक हथौड़े से उसके चेहरे पर वार किया गया था। ये सारी चीज़ें देखकर फैमिली के सारे लोग बदहवास हो जाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो गुमसुम हो जाते हैं। उन्हें उनके सामने अपने पिता की एक बेरहमी से कत्ल किए गई लाश सामने नजर आ रही थी। ये सारा मंजर जैसे ही इस फैमिली में होता है, फौरन चीख और रोने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो भागते हुए वहाँ पर आते हैं और उसके बाद फिर ये खबर करीब के पुलिस स्टेशन में जाती है। करीब के पुलिस स्टेशन की एक टीम यहाँ पर भागते हुए आती है और इस कत्ल की तफ्तीश करती है। पुलिस मौका वारदात का मुआयना करती है और जो मौके पर एविडेंस होते हैं उसे कलेक्ट करती है। देखती है कि जो जगजीत सिंह है उसके शरीर पर चाकुओं के कई वार किए गए और उसके चेहरे पर हथौड़ों से वार किए गए। उसके चेहरे को हथौड़े से कुचला गया और बगल में ही उस खाट के, उस चारपाई के बगल में वो हथौड़ा भी मौजूद है। पुलिस सारी चीज़ों को कलेक्ट करती है और उसके बाद अब पुलिस आसपास की चीज़ों पर नज़र डालती है तो ये देखती है कि इस फार्म हाउस से कुछ चीज़ें गायब भी हैं। पुलिस को शुरुआत में ये लग रहा था कि यह मामला लूटपाट का है। कुछ डकैत इस फार्म हाउस से कुछ लूटने के इरादे से अंदर आए और ये वक्त था जब जगजीत सिंह की नज़र पड़ती और जगजीत सिंह इसका विरोध भी करने की कोशिश करता है। ये सारा मामला पुलिस के ख्याल में और इसका विरोध करने के नाते जब उस डकैतों से भिड़ता है तो उसका नतीजा इस जगजीत सिंह का कत्ल होता है, जिसके बाद डकैतों ने उसका कत्ल किया। पुलिस इस एंगल को लेकर आगे की तफ्तीश करती है। ये पता लगाती कि ऐसे कितने क्रिमिनल हैं
जो इस तरीके के मामलात को अंजाम देते हैं, जिनका पुराना रिकॉर्ड इस तरह का मिलता है, इन सारे क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड चेक करती है और ये मैच करना चाहती है कि इस मामले में किसका हाथ है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इस मामले में कोई भी ऐसा क्रिमिनल नहीं पाया जाता जिस पे पुलिस का शक जा रहा था। अब पुलिस ये फैसला करती है कि वापस से घर वालों से पूछताछ करेगी कि क्या इसमें जगजीत सिंह की पहले से किसी और से दुश्मनी चल रही, या कोई ऐसा दुश्मन जो उसकी जान ले सकता है। पुलिस इस एंगल में अब परिवार वालों से पूछताछ करती है। परिवार वालों में सबसे पहले उसकी पत्नी रमनदीप कौर से पूछताछ करती है। रमनदीप कौर इस सारी बातों से डिनाई करती है। वो कहती है कि असल में हम लोगों का यहाँ पर रहना होता ही नहीं, हम लोग बहुत कम ही इंग्लैंड से यहाँ पर आते हैं, कुछ वक्त ही अपने गांव में बिताते हैं, उसके बाद वापस हम अपने यहाँ चले जाते हैं। फिर उसके बाद उसकी माँ, बुजुर्ग माँ से पूछताछ की जाती। बुजुर्ग माँ का भी यही कहना था कि मेरे बेटे से किसी और की दुश्मनी नहीं, यानी आज तक वो किसी से ऐसी कोई बैर नहीं रखता जिसका नतीजा उसका कत्ल हो। अब पुलिस वाले ये सारी पूछताछ करने के बाद अब अपने एंगल से ये देखना चाहते थे कि क्या वाकई में ऐसा है या कोई ऐसा भी है जो इसका दुश्मन है। वो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने के बाद दोबारा से पुलिस के पास यही नतीजा पहुंचता है कि इस मामले में कोई भी ऐसी आपसी दुश्मनी नजर नहीं आती। अब पुलिस वाले ये फैसला करते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। इन सारी चीज़ों की पूछताछ वो दोबारा से फैमिली वालों से करेंगे। पुलिस की टीम जाती है उस जगजीत सिंह की फैमिली से पूछताछ करने के लिए। इस बार पुलिस न केवल फैमिली में उसकी माँ और उसकी पत्नी, बल्कि जो उसके 2 बच्चे होते हैं, इससे भी पूछताछ का फैसला करती है। माँ और पत्नी से पूछताछ करती है, उनका जवाब लेती है और उसके बाद अब आ जाती है उन बच्चों से पूछताछ करने। बच्चों में उनका एक 9 साल का बेटा था, जिससे जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो वो हर एक चीज़ का जवाब तो देता था, लेकिन जवाब देते के साथ उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसका चेहरे का जो हाव भाव था, वो कुछ अलग पुलिस को नजर आता है। पुलिस शुरुआत में कोशिश करती है कि एक एक बारीक से बारीक चीज़, उस वक्त वो क्या कर रहा था, ये सारी चीज़ वो पूछे, और वो पूछती भी। लेकिन उसके हाव भाव से पुलिस को ये शक होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ इस फैमिली में ज़रूर चल रहा है, जिसकी वजह से ये बेटा, यानी जगजीत सिंह का जो बेटा है, वो घबराया हुआ है। अब इससे अलग से पूछताछ करने का पुलिस फैसला करती है, क्योंकि उसका बेटा काफ़ी घबराया हुआ था। इसलिए जो चाइल्ड एक्सपर्ट होते हैं, जो बच्चों को कन्विंस करने में, अपने माहौल में ढालने के एक्सपर्ट होते हैं, उनके साथ बच्चे की एक अलग मीटिंग होती है और उसके बाद उसे ये फील कराया जाता है कि वो रिलैक्स रहे। और सिविल ड्रेस में पुलिस की एक टीम उन बच्चों के साथ बैठती है और बैठने के बाद अब दोबारा से उस बच्चे से पूछताछ हो रही थी। और पूछताछ में बच्चे ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहानी की शुरुआत जब वो ये कहता है कि असल में उस रात मैं जाग रहा था, तो ही पुलिस के कान खड़े हो जाते। पुलिस उसकी बातों को गौर से सुनती है। वो कहता है कि उस वक्त मैं जाग रहा था और मैंने ये देखा कि जिस वक्त मेरे पिता का कत्ल हो रहा था, उस वक्त वहाँ पर कोई और भी था और उसके साथ मेरी माँ भी खड़ी थी। पुलिस जैसे ही ये बात सुनती है, पुलिस को अब धीरे धीरे इस केस में आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ नजर आ रहा था। पुलिस बच्चे से आगे की बात पूछती है। वो कहता है कि मैं ये सारी चीज़ें देख रहा था कि एक व्यक्ति मेरे पिता का कत्ल कर रहा है और उसके बगल में मेरी माँ खड़ी हुई, लेकिन क्योंकि ये कत्ल मेरी माँ करवा रही थी तो मैं खामोश रहा, मैं डर गया, मैं सहम गया। इस वजह से उस दिन मैंने पूछताछ में कोई भी ऐसी बात ना की जिसकी वजह से मेरे घर वालों को ये शक हो कि मैं कुछ जानता हूँ। पुलिस अब उससे ये पूछती कि क्या तुम उस वक्त रात में वाकई में जाग रहे थे, ये सारा मैटर देख रहे थे? वो क्लियर ये बात बताता है। पुलिस से पूछती है कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आई? तो कहता है कि ये मुझे नहीं मालूम। जब पुलिस आगे की तफ्तीश करती है तो पता ये चलता है कि उस घर में एक दिन पहले जो रात में बिरयानी बनी हुई थी, उस बिरयानी में कुछ ना कुछ ऐसा मामला होगा जिसकी वजह से बाकी लोगों को नींद आती है और इस बेटे को नींद नहीं आती, क्योंकि इसने बताया कि इसने बिरयानी रात में नहीं खाई थी। पुलिस की पूछताछ में इस बेटे ने बताया था। अब पुलिस को यह लगने लगा था कि उस बिरयानी में कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ मिला हुआ है जिसकी वजह से बाकी लोग नींद में थे। 2 ही लोग ऐसे थे जो नींद की कंडीशन में नहीं थे,
पहला वो बेटा, दूसरा वो खुद जो इस बिरयानी में नशीली चीज़ मिलाया होगा। पुलिस वापस से जाती है उस फार्म हाउस पे। वहाँ पर जो भी बचा खूचा सामान होता है, जो बिरयानी का बचा हुआ अंश होता है, उसे इकट्ठा करती और उसे इकट्ठा करने के बाद फॉरेंसिक लैब भेजती, उसकी जांच कराती और जांच में ये बात सामने आती है कि इसमें नीट की ढेर सारी मात्रा में गोलियां मिलाई गई थी, जिसकी वजह से बाकी जितने भी लोग इस बिरयानी को खाए थे वो नीट के गलबे में चले जाते। पुलिस आती है, अब उसकी माँ रमनदीप कौर को गिरफ्तार करती है और रमनदीप कौर को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ शुरू करती। अब रमनदीप कौर ने शुरुआत में इन बातों से इनकार किया, लेकिन आगे की पूछताछ में वो इस बात को कबूल कर लेती है और वो ये बताती है कि हाँ, उसने ही अपने पति का कत्ल करवाया, लेकिन उसके साथ एक और व्यक्ति भी शामिल है और वो व्यक्ति उसका आशिक, उसका बॉयफ्रेंड। पुलिस जैसे ही ये बात सुनती है, पुलिस उसका पता लगाती है। पता ये चलता है कि गुरदीप सिंह नाम का एक व्यक्ति, जिसका निकनेम मिट्ठू था, वो असल में कत्ल करने में शामिल था। उसी ने अपने हाथ से चाकू मारे और उसी ने हथौड़े से उस व्यक्ति यानी जगजीत सिंह के चेहरे पर वार की। पुलिस अब उसकी तफ्तीश करती है, उसकी खोजबीन करती, उसे भी गिरफ्तार करती है और अब इसके पीछे की सारी कहानी निकालना शुरू करती है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि असल में जो रमनदीप कौर थी वो एक शुरुआती से एनआरआई थी, यानी उसका जन्म ही इंग्लैंड में हुआ था। उसकी फैमिली यहाँ से माइग्रेट थी और वहाँ पर जाकर इसका जन्म होता है और इसकी पुरानी रिश्तेदारी यहाँ पर मौजूद होती है इंडिया में। और जो जगजीत सिंह था वो एक पेशे से ट्रक ड्राइवर था जो इंग्लैंड में ट्रक चलाता था। अब पुलिस आगे की बात सुन रही थी। वो कहती है कि हमारी मुलाकात हुई, फिर हम दोनों की आपस में शादी हो जाती। एक वजह जो कत्ल करने की थी वो ये कि जो गुरदीप सिंह था वो इसका आशिक था और इसके आशिक होने में असल में जगजीत सिंह का ही हाथ, यानी जगजीत सिंह और गुरदीप सिंह ये चाइल्डहुड फ्रेंड थे। ये दोनों बचपन के साथी थे, एक साथ इन्होंने स्कूलिंग की थी, स्कूल में एक साथ ये लोग पढ़ाई करते थे। और उसके बाद ये इंग्लैंड में जब ये रहता था तो इंग्लैंड में ये जगजीत सिंह जो था वो इंग्लैंड में अपनी शादी के बाद जब भी अपनी फैमिली के साथ दुबई जाता था तो दुबई में ये गुरदीप सिंह था। गुरदीप सिंह दुबई में रहता था और ये अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाते तो ये उन्हें सर्व करता था, उनकी मेहमान नवाजी करता था, जिसके चलते रमनदीप कौर और गुरदीप सिंह की मुलाकात होती। उसके बाद जब गुरदीप सिंह इंडिया आता या इंग्लैंड जाता तो ये लोग सर्व करते, ये लोग मेहमान नवाजी करते। इसके चलते उन दोनों के बीच मुलाकात होती है, मुलाकात फिर प्यार में बदलती है और प्यार इस हद तक चला जाता है कि ये दोनों अब एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करते हैं और उसके लिए ये जगजीत सिंह को रास्ते से हटाना चाहते हैं। लेकिन रास्ते से हटाना ही था तो वो डाइवोर्स ले सकते थे, अलग होके ये दोनों आपस में शादी कर सकते थे। लेकिन इसके पीछे का मामला ये था कि ये असल में जगजीत सिंह की प्रॉपर्टी को भी हथियाना चाहती थी, यानी उसके कत्ल के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी होती वो सारी प्रॉपर्टी रमनदीप कौर के नाम हो जाती और फिर ये दोनों अपनी ज़िंदगी ऐश से गुजारते। इस मामले को देखते हुए ये लोग उसका कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद फिर जो गुरदीप सिंह था वो यहाँ से फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ती है और फिर पूछताछ के बाद सारी कहानी समझ में आती है। दूसरी एक और वजह थी जो कि इस कत्ल में शामिल थी। वो वजह ये थी कि जो जगजीत सिंह था वो एक सिख था, वो अपने रिलीजन को पूरे तौर से फॉलो करता था और सिख रिलीजन में दाढ़ी रखने का प्रावधान है, यानी दाढ़ी रखा जाता है, ये कंपलसरी उनके हिसाब से। तो वो एक जो सच्चा सिख होता है वो दाढ़ी रखता है। इस वजह से जो जगजीत सिंह था वो भी दाढ़ी रखा हुआ था। इसकी दाढ़ी को रमनदीप कौर पसंद नहीं करती थी। अक्सर इस बात को लेकर भी झगड़ा हुआ करता था कि तुम अपनी दाढ़ी को शेव कर लो, और जगजीत सिंह इस बात से इनकार करता था तो इनके बीच लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी। और जो गुरदीप सिंह था वो क्लीन शेव था, इसलिए उसके बीच इनकी करीबी ज़्यादा बढ़ी और उसके बाद ये मामला आया। अब उसके बाद इन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद फिर अदालत में इनका सालों तक मामला चलता है और उसके बाद फिर जो कोर्ट होती है, लोअर कोर्ट, वो इनके मामले में फैसला सुनाती है। फैसला ये होता है कि रमनदीप कौर को फांसी की सज़ा दी जाती है। फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इस मामले को अदालत ने रेयर ऑफ द रेयर केस में शामिल किया था, चुनिंदा केसों।
रेयर ऑफ द रेयर केस वो होते हैं जिसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पाई जाती जो बाकी केसों से अलग होती हैं, आमतौर के जो केस होते हैं उससे अलग हो, कोई ऐसा तरीका अपनाया जाता है जो नया हो या ख़तरनाक हो। इस वजह से इस केस को रेयर ऑफ द रेयर केस में रखा गया और अमनदीप कौर को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और जो उसका साथी, उसका आशिक था जिसका नाम गुरदीप सिंह था, उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। ये दोनों को सज़ा दे दी जाती है। अब इनके पास कई ऑप्शन अभी भी बाकी हैं जिसमें ये हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट का प्रावधान इनके पास अभी भी मौजूद है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर इनके पास एक और ऑप्शन बचता है रिव्यू पिटीशन की। रिव्यू पिटीशन डालने के बाद अगर इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ तो फिर मर्सी पिटीशन, रहम की अपील राष्ट्रपति से कर सकते हैं। ये अभी इनके पास कई ऑप्शन बचे हुए। हमारे देश में जब भी किसी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो इतनी आसानी से उसे फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा दिया जाता, उसके बीच कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं।